सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आज आपको हिंदी में एक नया प्रकरण लेके आया हूँ जिसका नाम है समास। क्या नाम है बच्चों? समास। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि समास जो हमारे शब्द निर्माण में है तो शब्द हमारे चार प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से? चार प्रकार से। पहला है संधि से। पहला क्या है? संधि से। दूसरा बनता है उपसर्ग से। किससे बनता है? उपसर्ग से। तीसरा बनता है प्रत्यय से। और जो चौथा है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह समास से बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि समास कहते किसको हैं, समास शब्द कैसे बना है। तो जो समास शब्द बना है बच्चों तो किससे बना है? सम उपसर्ग, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से बना है। अस धातु से बना है जिसका अर्थ है, सम का अर्थ है समीप और अस का अर्थ है आकर के बैठ जाना। अर्थात जो बिखरे हुए शब्द हैं वो पास जब आकर के बैठ जाते हैं उसी को हम समास कहेंगे। अब इसकी परिभाषा में अगर हम जाएंगे प्यारे बच्चों, अनेक पदानाम एकीकरणम समासः, अर्थात जो हमारे अनेक बहुत सारे पद हैं उनको केवल एक कर देना ही क्या कहलाता है? समास। जैसे मैं बच्चों आप पूछोगे सर कैसे, तो जैसे आपने खाया होगा दही बड़ा, आपने खाया तो दही, जैसे हम शब्द कहेंगे दही बड़ा तो ये तो पहले समास है। अगर हम कहेंगे कि दही में डूबा हुआ बड़ा तो कुछ अटपटा लग रहा है। अगर हमने कह दिया कि दही बड़ा तो हमारा शब्द भी सुनने में ठीक है और वो जो विस्तार था वो भी कम हो गया, इसलिए यहाँ पर समास हो। अब प्यारे बच्चों हम जानेंगे दूसरी परिभाषा में है कि सम सनम समासः, अर्थात किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में कर देना ही समास कहलाता है। तो समास के प्यारे बच्चों मुख्य रूप से चार भेद हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहला कौन सा है? कर्म। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। और तीसरा कौन सा है? द्वंद्व समास। इसको उच्चारण आप लोग थोड़ा सुन लेना बच्चों, क्या इसको पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। कितने हैं इसके समास के लिए? मुख्य रूप से चार। अब प्यारे बच्चों जो तत्पुरुष समास है उसके दो और भेद हो जाते हैं। पहला भेद है कर्मधारय समास जो विशेषण और विशेष के आधार पर चलता है। और दूसरा है द्विगु समास। कौन सा समास कह रहे हैं बच्चों? द्विगु समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास। अब आप पूछोगे कि अव्ययी भाव क्या है, अव्यय क्या है, तो पहले आपको बता दें जब तक हम अव्यय नहीं जानेंगे तो बच्चों अव्ययी भाव समास को भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये अव्यय क्या है, तो अव्यय आप देख लीजिए कि ना व्ययम इति अव्ययम। क्या है? ना व्ययम इति अव्ययम, यानी जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसमें कभी लिंग वचन कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर जो कभी बदलता नहीं है उसको हम कहेंगे अव्यय। ठीक है। अब अव्यय का अव्ययी भाव हो जाना ही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे हमने लिखा प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है, इसको उपसर्ग वाला समास भी हम बोलते हैं। प्रति उपसर्ग है और प्रति मिल करके और दिन ये दोनों मिल करके पूरा अव्यय पद बना दिए, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, मान लो यथाशक्ति। यथा हमारा क्या है? अव्यय है। अब हम देखेंगे कि यथा कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, ना तो इसका कोई रूप चलेगा, ना इसका मतलब लिंग में परिवर्तित होगा, ना संज्ञा में, ना वचन में, किसी भी आधार पर इसका परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। तो प्यारे बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या है? जैसे यथा लिखा हुआ है, यथा हमारा हो गया पूर्व पद। यथा क्या हुआ? पूर्व पद। और शक्ति क्या हुआ? उत्तर पद। अब इसकी जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो आएगा कि पूर्व पद प्रधान
अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान यानी मुख्य होता है, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रतिदिन, प्रत्येक और यथाक्रम, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब दूसरा समास प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान अव्ययी भाव। इसमें क्या था प्यारे बच्चों, पूर्व पद प्रधान का जो पहला पद था वो मुख्य था। इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। इसको हम कारकीय समास भी कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, कारकीय समास। ये जैसे हमने पढ़ा होगा कि कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपवादक, इस तरह से 8 कारक होते हैं। तो इस समास के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को हम इसमें नहीं काउंट करेंगे, इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। इसमें फिर आपका कर्म, जैसे हमने कहा कि ग्राम गत, तो इसमें कौन सा विभक्ति का प्रकट हो रही है, गांव को, यानी कर्म का विभक्ति इसमें प्रकट हो रही है। इसमें क्या है, हमने लिखा, मान लो लिखा यहाँ पे ग्राम गत, क्या लिखा, ग्राम गत। जब इसको अलग करेंगे तो गांव को गया, गांव को गया यानी ग्राम गत। इसमें आप देखेंगे को चिन्ह किसका है, कर्म कारक का। अगर हमने दूसरा में देखें, करण में देखेंगे तो हमने लिख दिया हस्त लिखित। क्या लिख दिया, हस्त लिखित। अब इसमें कौन सा कारक आ रहा है, करण कारक, यानी हाथ से लिखित। करण किसे कहेंगे, जिससे हम किसी कार्य को सिद्ध करेंगे। मान लो हमारा लिखने का काम क्या है, हम हाथ से लिखने का काम कर रहे हैं, तो इस हाथ से जो लिखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हाथ ही हमारा सहायक हो रहा है लिखने के कार्य में, इसलिए हम इसे कहेंगे करण कारक। तो हाथ से लिखित